Assalamu alaikum bhai. This is Dr. Mohammed Shafi and today we are going to discuss न्यूरॉन और उसकी टाइप्स और साथ में स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा आज हम बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन को डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एनिमल्स के अंदर बेसिकली चार डिफरेंट तरह के टिश्यूज होते हैं। उन चार डिफरेंट तरह के टिश्यूज के अंदर सबसे पहला टिश्यू होता है एपिथेलियल टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू की। अगर मैं नर्वस टिश्यू की बात करूं, ठीक है, नर्वस टिश्यू, तो नर्वस टिश्यू एनिमल्स के अंदर पाए जाने वाला टिश्यू है जिसके अंदर बेसिकली दो तरह के सेल्स आ जाते हैं। जाहिर सी बात है, टिश्यू क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेल विच इज एक्चुअली डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं नर्वस टिश्यू की, तो नर्वस टिश्यू के अंदर दो तरह के सेल्स आ जाते हैं। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो एक्साइटेबल होते हैं, मतलब एक्साइट होके नर्व इंपल्स यानी कि आपका मैसेज जनरेट कर सकते हैं। आपको पता है नर्वस टिश्यू का काम क्या है? नर्वस टिश्यू का काम है मैसेज या कम्युनिकेशन करना बेसिकली। ठीक है, तो कुछ सेल्स ऐसे हैं नर्वस टिश्यू के अंदर जो एक्साइटेबल है, यानी कि जो बेसिकली नर्व इंपल्स या मैसेज जनरेट करते हैं। एंड दीज सेल्स आर न्यूरॉन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्वस टिश्यू। जबकि दूसरी तरह के सेल्स ऐसे हैं जो इन न्यूरॉन की सपोर्ट के लिए हैं, और उन सेल्स को आप नॉन एक्साइटेबल सेल्स भी कह सकते हो, या इनका अगर प्रॉपर नेम देखा जाए तो इनका प्रॉपर नेम है न्यूरोग्लिया। सो बेसिकली देयर आर two types of cells in the nervous tissue. The first one is the neuron and the second one is the neuroglial cells. ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि न्यूरॉन नर्वस टिश्यू के अंदर पाए जाने वाला एक मेजर सेल है जो बेसिकली नर्वस टिश्यू के अंदर सारे फंक्शंस को कर रहा होगा। अब आपसे क्या कह रहे हैं? आपसे कह रहे हैं द न्यूरॉन इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। क्या मतलब भाई? सिंपली इतना मतलब है कि नर्वस सिस्टम के अंदर या नर्वस टिश्यू के अंदर जो कुछ भी फंक्शन हो रहा है वो हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन सारा काम कर रहा है एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। सिंपल। देखो बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी स्टिमुलस को डिटेक्ट किया और अब ये मैसेज भेजना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, तो अब जो आपका बेसिक सेल फंक्शन करेगा सिग्नल को ट्रांसमिट करने में, वो जाहिर सी बात है न्यूरॉन होगा। इसी तरह ब्रेन ने कोई रिस्पॉन्ड करना है इफेक्टर तक, तो बेसिकली यहाँ पे जो न्यूरॉन इस्तेमाल होगा दैट वुड बी, यहाँ पे जो सेल इस्तेमाल होगा दैट वुड बी न्यूरॉन। सिंपल। अब अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, देखो बेसिकली सबसे पहले हमने फंक्शन पढ़ लिया, न्यूरॉन होता क्या ये देख लिया। अब अगर मैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करूं, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं न्यूरॉन की बात करूं ना, तो न्यूरॉन जो है वो बेसिकली एक सेल है। अब इस न्यूरॉन के दो पार्ट्स होते हैं। न्यूरॉन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जरा देख लेते हैं भाई, कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले यहां पे आपको ये पोर्शन नजर आ रहा है, एंड दिस पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज नोन एज सेल बॉडी। सेल बॉडी, या इसे आप सोमा भी कह सकते हो, या इसे आप पेरी कैरियन का भी नाम दे सकते हो। पेरी का मतलब होता है अराउंड, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, तो पेरी कैरियन। तो पहला पार्ट न्यूरॉन का हो गया क्या? सेल बॉडी या सोमा। अब इस सेल बॉडी या सोमा के अंदर आपको बेसिकली क्या क्या मिल सकता है? तो आपसे कह रहा है अ न्यूरॉन हैज रिलेटिवली लार्ज सेल बॉडी। न्यूरॉन के पास एक बड़ी सेल बॉडी होती है कंटेनिंग द न्यूक्लियस। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे आपको एक न्यूक्लियस मिलेगा। उसके अलावा यहां पे आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है? देखो सबसे पहले
न्यूरॉन के अंदर आपको क्या मिल रहा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा आपको क्या मिल रहा है? साइटोप्लाज्म। अब अगर मैं साइटोप्लाज्म की बात करूं तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा? इस साइटोप्लाज्म के अंदर आपको मिलने वाला है नीजल्स ग्रेन्यूल्स, उसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनील्स। ऑर्गेनील्स के अंदर क्या होगा? जाहिर सी बात है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है निजल्स ग्रेन्यूल्स। अब ये निजल्स ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? देखो बेसिकली अगर मैं निजल्स ग्रेन्यूल्स की बात करूं ना, तो ये सिंपली आपने पढ़ा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके साथ जुड़े होते हैं हमारे पास क्या? उसके साथ हमारे पास जुड़े होते हैं राइबोसोम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं बात करूं तो आमतौर पे ये जो निजल्स ग्रेन्यूल्स का वर्ड है ना, ये बेसिकली सेल्यूलर न्यूरोसाइंस के अंदर इस्तेमाल होता है। जब आप न्यूरोसाइंस पढ़ रहे होते हो तो उसके अंदर ये निजल्स ग्रेन्यूल्स का लफ्ज इस्तेमाल होता है, या निजल्स बॉडीज का भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, या इसको निजल सब्सटेंस भी कहते हैं, या टाइग्रॉइड सब्सटेंस का भी नाम दे रहे होते हैं। बहरहाल उसको छोड़ दो, इतना याद रखो कि बेसिकली बेसिकली होता क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं। और ये राइबोसोम और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजरली, यानी कि अगर मैं बात करूं, इसका काम क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस का। सो इसको आप न्यूरॉन के अंदर क्या कह दोगे? इसको आप न्यूरॉन के अंदर निजल्स बॉडीज, या निजल्स ग्रेन्यूल्स, या निजल सब्सटेंस, या टाइग्रॉइड सब्सटेंस का भी नाम दे सकते हो। भारत, अब इसका काम क्या होगा? इसका काम एक ही होगा, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अच्छा, उसके अलावा आपको न्यूरॉन की एक सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। जाहिर सी बात है, न्यूरॉन एक सेल है, तो सेल की सेल मेम्ब्रेन होगी। तो न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन को यहां पे इन्होंने एक नाम दे दिया है, एंड दैट इज न्यूरोलीमा। सिंपल, न्यूरो, न्यूरॉन, लीमा कहते हैं मेम्ब्रेन को। अच्छा भाई, अब अगली बात, यहां पे कह रहा है वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द सेल बॉडी इज टू मैन्युफैक्चर न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब होता क्या है, इस सेल बॉडी के अंदर डिफरेंट ऐसे ऑर्गेनील्स हैं जो किसी हद तक न्यूरोट्रांसमीटर्स को सिंथेसाइज और स्टोर करने में हेल्प करते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर कई तरह के होते हैं, एसिटाइल कोलिन, इसी तरह गाबा, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर है भारत। तो इनको सिंथेसाइज करना, इनको मैन्युफैक्चर करना भी सेल बॉडी का काम है। उसके अलावा विच आर द केमिकल्स स्टोर्ड इन द सिक्रीटरी वेसिकल्स इन एट द एंड ऑफ द एक्सॉन। अब होता क्या है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं बेसिकली ये एक्सॉन टर्मिनल पे स्टोर किए जाते हैं। अब ये एक्सॉन टर्मिनल क्या होता है देखते हैं भारत। पहली बात मैंने आपको ये बताई कि न्यूरॉन का जो पहला पार्ट है दैट इज सेल बॉडी और सोमा, या पेरिकैरियन का भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं न्यूरॉन के दूसरे पार्ट की, तो हमने एक बात कर ली। उसके अलावा यहां पे आपको न्यूरॉन से निकलने वाले कुछ प्रोसेस नजर आ रहे हैं। प्रोसेस मतलब जिसे आप ये कह सकते हो कुछ शाखें नजर आ रही हैं। दीज प्रोसेस आर नोन एज सेल प्रोसेस, सेल प्रोसेस, या इन्हें आप न्यूराइट्स का भी नाम दे सकते हो, न्यूराइट्स। अच्छा भाई, अब बेसिकली अगर मैं सेल प्रोसेस या न्यूराइट्स को देखूं, तो सेल प्रोसेस या न्यूराइट्स ये क्या है? सेल से निकलने वाले प्रोसेस है। अब देखो, कुछ प्रोसेस ऐसे होंगे जो दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल को रिसीव करेंगे, यानी कि दे आर एफरेंट प्रोसेस। एफेरेंट, एफेरेंट मतलब आना, ए पहले आता है, एफेरेंट। ठीक है, एफेरेंट प्रोसेस, ये जिन्हें आप डेंड्राइट का भी नाम दे सकते हो। डेंड्राइट वर्ड निकला है डेंड्रॉन से, जिसका मतलब होता है ट्री। सही है, बेसिकली ब्रांचिंग या ट्री को आप कह रहे हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बेसिकली आप जो है इसे ट्री का नाम दे। सही है, सो दीज आर डेंड्राइट्स, दीज आर बेसिकली डेंड्राइट्स। अच्छा भाई, एक प्रोसेस तो ये होगा है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे आपको एक और प्रोसेस निकलता हुआ नजर आ रहा है यहां से, एंड दिस प्रोसेस इज अ सिंगल लॉन्ग इफेरेंट प्रोसेस। क्या मतलब? यहां से सिग्नल आएगा और यहां से आने वाला सिग्नल ट्रैवल करता हुआ, ट्रैवल करता हुआ
यहां पे आएगा और फिर यहां से आगे जाएगा, यानी कि ये सिग्नल को आगे लेकर जा रहा है। सो दिस प्रोसेस ऑफ द न्यूरॉन इज नोन एज एक्सॉन, या आप इसे ईफेरेंट प्रोसेस का भी नाम दे सकते हो। सिंपल, ये तो बहुत आसान है। अच्छा, उसके अलावा एट द एंड और एट द टर्मिनल ऑफ दिस एक्सॉन there is a region, there are branches and these branches are axon terminal। यहीं पे आपका न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होता है। सिंपल। अच्छा, ये हमने बात कर ली भाई किसकी, दोनों पार्ट्स की। अच्छा, अब जरा इंपॉर्टेंट बात है, उसको जरा सुनना। यहां पे आप देखो तो ये वो पॉइंट है जहां पे बेसिकली सेल बॉडी एंड हो रही है और एक्सॉन स्टार्ट हो रहा है। दिस पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन इज नोन एज एक्सॉन हिलॉक्स। ठीक है, एक्सॉन हिलॉक्स का काम क्या होगा, सोचो। यहां से सिग्नल आया, 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 डिफरेंट जगह से सिग्नल्स आ रहे हैं। अब ये सिग्नल जो है वो ट्रैवल करते हुए एक जगह पे कंसंट्रेट होंगे। दिस रीजन इज नोन एज एक्सॉन हिलॉक्स। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नीजल्स ग्रेन्यूल्स आपको सेल बॉडी के अंदर तो मिलते हैं, यानी कि सोमा के अंदर तो मिलेंगे, बट एक्सॉन हिलॉक्स के अंदर आपको कोई नीजल ग्रेन्यूल नजर नहीं आए। सो बेसिकली ये आपसे कहा जा रहा है। अब जरा हम यहां पे पढ़ भी लेते हैं। ठीक है, यहां पे आपसे कह रहा है कि ब्रांच tendrils that extend outward from the cell body are specialized to respond to the signal from other neurons or from the external environment। भाई यानी कि एफेरेंट सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करेंगे, एफेरेंट प्रोसेस जिसे आप कह रहे हो। ठीक है, देयर ब्रांच फॉर्म लार्ज, प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया टू रिसीव दी सिग्नल्स। यानी कि वही बात जो मैंने आपको बताई, दे बेसिकली फंक्शन एज एफेरेंट प्रोसेस, यानी कि इंफॉर्मेशन को या सिग्नल को रिसीव करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब आपसे कह रहा है अ लॉन्ग फाइबर एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से निकल रहा है, मेकिंग द न्यूरॉन द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी। देखो बेसिकली ये वो एक्सॉन होता है जो पूरे के पूरे आपके नर्व फाइबर के अंदर मिल रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली कौन सी ऐसी चीज है जो न्यूरॉन को लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी बनाती है, दैट इज द एक्सॉन। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, द साइटोप्लाज्म ऑफ द एक्सॉन इज नोन एज एक्सोप्लाज्म कवर्ड विद एक्सोलीमा। देखो बेसिकली सिंपल सी बात आपसे कर रहा है कि एक्सॉन के अंदर आपको बहुत ज्यादा तो साइटोप्लाज्म नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी आपको साइटोप्लाज्म मिल रहा है दैट वुड बी एक्सोप्लाज्म, और इसकी जो मेम्ब्रेन है दैट इज एक्सोलीमा। सिंपल। अच्छा, उसके अलावा आपसे कह रहे हैं एक्सॉन इज प्राइमरीली involved in carrying the electrical signals from the cell body to the neuron and ending and transmitting it to the other neuron or effector। यानी कि ये किसका काम करेगा, इफेरेंट प्रोसेस का काम करेगा, सिंपल ट्रांसमिशन का काम करेगा। अच्छा भाई, ये तो हो गया हमारा न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन की हमने बात कर ली कि न्यूरॉन होता क्या है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है, न्यूरॉन जो है उसकी जो है वो डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आ जाएगा, ये सब हमने देख लिया। अब मैंने आपको बताया था कि नर्वस टिश्यू के अंदर दो तरह के सेल्स मिलेंगे। एक होते हैं न्यूरॉन जो कि एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, और दूसरी सेल्स होते हैं दे आर बेसिकली सपोर्टिंग सेल्स एंड दीज सेल्स आर नोन एज न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है, अब अगर मैं न्यूरोग्लिया की बात करूं, सो बेसिकली दे आर सपोर्टिंग सेल्स, इनका काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा सुनना भाई। देखो ये सपोर्टिंग सेल्स है, तो आपसे कह रहे हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली न्यूरॉन्स आर सपोर्टेड बाय द सपोर्टिंग सेल्स व्हिच आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूरोग्लिया। बहुत सारे तरह के सेल्स होते हैं, दे आर बेसिकली कलेक्टिवली नोन एज न्यूरोग्लिया। सही है, दे सर्व एज अ वैरायटी ऑफ फंक्शन इंक्लूडिंग सप्लाइंग द न्यूरॉन विद न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूरॉन को न्यूट्रिएंट जो है वो सप्लाई करेंगे, इसी तरह न्यूरॉन से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे, गाइडिंग न्यूरॉन एक्सॉन माइग्रेशन एंड प्रोवाइडिंग इम्यून फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं जो नर्वस टिश्यू के अंदर इम्यून इम्यून फंक्शन का भी काम कर रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, गाइडिंग एक्सॉन माइग्रेशन। जब होता ही है कि जब डेवलपमेंट हो रही होती है ना, न्यूरॉन बन रहा होता है, तो भाई न्यूरॉन बेसिकली फॉर एग्जाम्पल ये एक न्यूरॉन है, इसको सप्लाई करना है हैंड को, तो भाई अब इस
इस न्यूरॉन को कैसे पता लगेगा कि इसे कहां जाना है? तो बेसिकली यही न्यूरोग्लियल सेल्स हैं जो इसकी माइग्रेशन को गाइड कर रहे होते हैं। सिंपल सी बात, आपने इतनी याद रखनी है। अच्छा, अब यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि न्यूरोग्लियल सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। देखो, न्यूरोग्लियल सेल्स दो तरह के नहीं होते मेजरली, न्यूरोग्लियल सेल्स कई तरह के होते हैं। कुछ न्यूरोग्लियल सेल्स आपको सीएनएस के अंदर मिलते हैं, कुछ न्यूरोग्लियल सेल्स आपको पीएनएस के अंदर यानी कि पैरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर मिलते हैं। अब आपकी बुक ये कहती है कि भाई न्यूरोग्लियल सेल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है शॉन सेल और एक होता है ऑलिगोडेंड्रोसाइट। अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो, उसके अलावा भी आपको कई तरह के न्यूरोग्लियल सेल्स मिल सकते हैं। अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो वहां पे मैं यहाँ पे लिखता भी रहता हूं, यहाँ पे आपको मिलेंगे एपेंडाइमल सेल्स, जो कि अगेन न्यूरोग्लियल सेल्स है, एपेंडाइमल। उसके अलावा आपको मिल जाएंगे वही ऑलिगोडेंड्रोसाइट। ठीक है, चार तरह के आपको सीएनएस के अंदर मिलते हैं। उसके अलावा आपको मिल जाएंगे एस्ट्रोसाइट्स। ये जो एस्ट्रोसाइट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि ब्रेन और ब्लड के दरमियान एक बैरियर होता है, ताकि हर चीज जो ब्लड के अंदर है वो ब्रेन में ना जा सके। तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर कौन बनाता है? एक्चुअली ये ब्लड ब्रेन बैरियर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ब्रेन, ठीक है, एंड दिस इज द ब्लड। इसके दरमियान ये जो बैरियर है ना, इस बैरियर को बनाने में इन एस्ट्रोसाइट्स का बहुत मेजर रोल है। एस्ट्रोसाइट्स को एस्ट्रोसाइट क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल क्योंकि अगर आप इनका शेप देखो तो बिल्कुल स्टार की तरह होता है। अच्छा, उसके अलावा यहां पे आपको क्या मिलने वाले हैं? यहां पे आपको चौथी तरह के जो सेल्स मिलेंगे, दे आर बेसिकली माइक्रोग्लायल सेल्स, ठीक है, या माइक्रोग्लाया, ठीक है, माइक्रोग्लाया। उसके अलावा दो तरह के सेल्स आपको मिलेंगे किसके अंदर? पीएनएस के अंदर। दो तरह के कौन से होते हैं? एक होता है शॉन सेल और दूसरा होता है सैटेलाइट सेल्स, ठीक है, सैटेलाइट सेल्स, ठीक है, सिंपल। अब इनका काम क्या है, ये हम जरा देख लेते हैं। देखो, आपसे कह रहा है कि शॉन सेल प्रोड्यूस माइलिन इन द पैरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट प्रोड्यूस माइलिन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, ये पैरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसको जरा छोटी सी एक चीज से देख लो। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ह्यूमन, ठीक है, ये एक ह्यूमन है। इस ह्यूमन को अगर आप देखो तो, अगर आप एक लाइन ड्रॉ करो जो इसकी बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करे, सो दिस इज द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। वो नर्वस सिस्टम जो इसकी सेंट्रल एक्सिस पे मिलता है उसे आप कहते हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और उसके अलावा जितना नर्वस सिस्टम है वो है पैरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अभी हम इसको मेजरली इस चैप्टर के अंदर आगे डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना याद रखो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है और पैरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। अब देखो, होता क्या है कि ये एक्सॉन, ठीक है, इस एक्सॉन के ऊपर कभी कभी नेचर ने एक इंसुलेशन देनी होती है। और नेचर क्या करती है, इस न्यूरॉन के ऊपर इंसुलेशन देने के लिए कुछ सेल्स होते हैं, जिन सेल्स को बेसिकली इस एक्सॉन के ऊपर रैप अप कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्यूब है, उसके ऊपर आपने क्या कर दी, टेपिंग कर दी। तो होता क्या है कि ये जो सेल होता है ना, इस सेल के अंदर लिपिड कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। इस सेल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूं इस जिसे आप कह सकते हो इस स्ट्रक्चर की इस स्ट्रक्चर को आप माइलिन शीट का नाम देते हो। बेसिकली एक्सॉन के ऊपर आपको क्या मिलेगी, एक कवरिंग मिलेगी, एक इंसुलेशन मिलेगी, एंड दिस इंसुलेशन इज माइलिन शीट। इसे आप क्या कह रहे हो, माइलिन शीट का नाम दे रहे हो। ये बेसिकली क्या है, लिपिड है, ठीक है, लिपिड की एक लेयर है। अब सवाल ये होता है कि ये लिपिड की लेयर बनी कैसे? होता क्या है कि वो न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं ना, उनके अंदर एक तरह का न्यूरोग्लियल सेल होता है जिसे आप कहते हो ओलिगो डेंड्रोसाइट। ये ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या करता है, न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर खुद को रैप कर लेता है। सो बेसिकली इस ओलिगोडेंड्रोसाइट की सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक तरह का लिपिड जिसे आप स्फिंजोमाइलिन का नाम देते हो बहुत ज्यादा भरा होता है। तो बेसिकली ये इंसुलेशन का काम करता है, जिसे आप माइलिन शीट कह रहे हो, सही है। इसी तरह पीएनएस के अंदर, पीएनएस के अंदर
दूसरी तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें आप कहते हो शॉन सेल्स। बेसिकली ये काम पीएनएस के अंदर शॉन सेल्स कर रहे होते हैं, यानी कि माइलिन शीट सीएनएस के अंदर बनाएगा ऑलिगोडेंड्रोसाइट और पीएनएस के अंदर बनाएगा शॉन सेल। सिंपल। अब क्या कह रहा है आपसे? अब आपसे ये कह रहा है कि भाई axon that have myelin sheath are said to be myelinated fiber and those that don't are unmyelinated fiber। अब जरा सुनना पर से। फॉर एग्जाम्पल, ये एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, इसके एक्सॉन पे आपको जगह जगह क्या नजर आ रही है? माइलिन शीट। माइलिन शीट किससे मिलकर बनी है? लिपिड से। बेसिकली इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या था? अगर आप देखो तो यहां पे लग रहा है किसी ने सेल को रैप किया हुआ है। बेसिकली इसके अंदर क्या था? माइलिन था। माइलिन, सॉरी, इसके अंदर क्या था? लिपिड था। ठीक है, कौन सा लिपिड? प्रिसाइजली और मेजरली आपको स्फिंजोमाइलिन मिलता है। अब अगर आप लिपिड को देखो तो लिपिड इंसुलेशन का काम कर रहा है। अब होता क्या है कि वो एक्सॉन जिनके ऊपर आपको माइलिन शीट मिलती है, दे आर नोन एज माइलिनेटेड फाइबर्स। दे आर नोन एज माइलिनेटेड फाइबर्स। अब देखना जरा, ये माइलिन शीट कंटिन्यूअसली प्रेजेंट नहीं है, बल्कि ये रही एक माइलिन शीट, फिर ये रही, इसके दरमियान एक्सॉन में एक छोटा सा गैप। इस गैप को आप नोड ऑफ रैनवीर या आपकी बुक इसका दूसरा नाम न्यूरोफिब्रिल नोड का भी देती है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज नोड ऑफ रैनवीर और न्यूरोफिब्रिल नोड। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो, अब जरा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पे आपकी बुक कह रही है कि भाई वो जिन पे माइलिन शीट है उन्हें आपने माइलिनेटेड फाइबर कह दिया, और जिन पे नहीं है उन्हें आपने अनमाइलिनेटेड फाइबर का नाम दे दिया। सिंपल। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, एंड दिस पार्ट इज द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब देखो, न्यूरॉन की जब भी मैं टाइप्स बताता हूं तो वो, देखो, किसी भी चीज की टाइप्स बताने की बहुत सारी बेसिस होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास चार मार्कर्स है ना, और चार मार्कर्स को आप कहते हो मेरे पास चार डिफरेंट तरह के मार्कर्स हैं, तो आप किस बेसिस पे कह रहे हो? कलर की बेस पे कह रहे हो। इसी तरह जब भी आप किसी चीज की टाइप्स बताते हो तो किसी ना किसी बेसिस पे बताते हो। अब अगर मैं न्यूरॉन की बात करूं तो न्यूरॉन की टाइप्स आप डिफरेंट बेसिस पे बता सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, न्यूरॉन को आप फंक्शनी फंक्शनल बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो, यानी कि उसका फंक्शन क्या है उसकी बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो। न्यूरॉन को आप माइलिन शीट की बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो। भाई, वो न्यूरॉन जिनमें माइलिन शीट है उन्हें आपने क्या कह दिया? माइलिनेटेड न्यूरॉन। वो जिनमें माइलिन शीट नहीं है उन्हें आपने क्या कह दिया? अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन का नाम दे दिया। तो एक क्लासिफिकेशन तो सिंपली यहाँ पे हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा दूसरी क्लासिफिकेशन फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, यानी कि न्यूरॉन का फंक्शन क्या है। ठीक है, तीसरी क्लासिफिकेशन सेल प्रोसेस की बेस पर हो सकती है। जिसे आप, अगर आपने पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा कि भाई कुछ तरह के न्यूरॉन होते हैं जिन्हें आप कहते हो यूनिपोलर, कुछ होते हैं बायपोलर, कुछ होते हैं सूडो यूनिपोलर, कुछ होते हैं मल्टीपोलर। बहरहाल वो आपकी बुक के अंदर इसका जिक्र नहीं है, लेकिन आपने मेजरली बस फंक्शनल बेसिस पे क्लासिफिकेशन को याद करना है। अच्छा, अब जरा गौर से सुनना। देखो, अब अगर मैं न्यूरॉन की बात करूं तो फंक्शनल बेसिस पे न्यूरॉन की तीन टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के बारे में कह रहा है, दीज न्यूरॉन्स आर जनरली फाउंड इन द सेंसरी ऑर्गन्स सच एज आई, नोज, स्किन, टंग एंड एयर। बेसिकली आपको कहां मिल रहे हैं? सेंसरी ऑर्गन्स में मिल रहे हैं। अब इनका काम क्या है? बेसिकली इनका काम है स्टिमुलस को डिटेक्ट करना, यानी कि सेंस करना। सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर मिलने का क्या मतलब है? सेंसेस के अंदर इसका मेजर रोल है। दीज नर्व सेल्स आर ट्रिगर्ड बाय केमिकल एंड फिजिकल इनपुट्स। फॉर एग्जाम्पल, वो न्यूरॉन्स, वो सेंसरी न्यूरॉन जो नोज के अंदर हैं, वो बेसिकली केमिकल स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे। वो सेंसरी न्यूरॉन जो बेसिकली आपको कहां मिल रहा है? आई के अंदर, उनका काम क्या होगा? उनका काम बेसिकली इनपुट को भेजना है। कहां पे? कौन से इनपुट को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनपुट को भेजना है। कहां? ब्रेन तक। सही है, मतलब लाइट को, जैसा आप कह सकते हो। सही। अच्छा, उसके अलावा आपसे कह रहे हैं द सेंसरी न्यूरॉन फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू द सीएनएस। बेसिकली अगर आप देखो,
आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, जब आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, गर्म चीज को हाथ लगाना, गर्म चीज क्या था? स्टिमुलस था। आपकी बॉडी पे मौजूद रिसेप्टर ने इसे डिटेक्ट किया, और रिसेप्टर ने इसे डिटेक्ट करने के बाद कहां भेजना है भाई? सीएनएस में भेजना है। तो सीएनएस में भेजने के लिए जो न्यूरॉन इस्तेमाल होगा, दैट न्यूरॉन विच इज यूज टू सेंड द विच इज यूज टू सेंड द सेंसरी इंफॉर्मेशन, कहां से कहां? आपने किसी की चीज को हाथ लगाया, रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, कहां भेजना है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो वो न्यूरॉन जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से सीएनएस में भेजेगा, उसे आप क्या कहोगे? सेंसरी न्यूरॉन का नाम दोगे। अब बेसिकली ये क्या कर रहा है? स्टिमुलस डिटेक्ट कर रहा है और आगे भेज रहा है, तो एफेरेंट न्यूरॉन। सिंपल। दूसरी तरह के न्यूरॉन होते हैं जो बेसिकली सीएनएस ने कोई इस पे डिसीजन लिया, आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया था, सीएनएस ने डिसीजन लिया हाथ हटाना है। अब जब हाथ हटाना है, तो अब ये सीएनएस किसी न किसी ऑर्गन को ऑर्डर करेगा। अब बेसिकली ये सीएनएस ऑर्डर करता है, और ऑर्डर करने करके ये कहता है कि भाई वहां से हाथ हटा लो। अब जब ये कहता है ना वहां से हाथ हटा लो, तो हाथ हटाने के लिए आपको क्या इस्तेमाल होंगे? जाहिर सी बात है, मसल्स इस्तेमाल होंगे। अब यहां पे मेजरली आपने मैसेज भेजना है, कहां से कहां? सीएनएस से मैसेज भेजना है इफेक्टर के पास। तो अब सीएनएस ने क्या लिया? डिसीजन लिया। इस डिसीजन को आपने क्या करवाना है? अब बाकायदा करके दिखाना है। तो अब अफेक्टर ने वहां से हाथ हटाना है। जब अफेक्टर ने हाथ हटाना है, तो वो बेसिकली रिस्पॉन्स जो दिखाना है आपने, वो सीएनएस से जाएगा इफेक्टर के पास। किस न्यूरॉन के जरिए? मोटर न्यूरॉन के जरिए, या जिसे आप इफेरेंट न्यूरॉन का नाम देते हो। सो दीज न्यूरॉन्स आर वन दैट फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ मोटर इंपल्सेस। मोटर इंपल्सेस क्या होते हैं? सीएनएस से अगर कोई इंपल्स जा रहा है कहां पे? इफेक्टर के पास, दैट वुड बी मोटर इंपल्स। और इसका काम क्या होगा? अगेन सीएनएस से मैसेज को लेकर जाना कहां? इफेक्टर के पास। इफेक्टर क्या हो सकता है? या तो मसल हो सकता है, या ग्लैंड हो सकता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहां पे आपसे कह रहा है दीज टाइप्स ऑफ न्यूरॉन प्ले अ मेजर रोल इन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी। क्या मतलब? भाई फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कप को उठाना है, ब्रेन ने सोचा, सीएनएस ने सोचा, आपने आगे हाथ बढ़ाना है। तो अब ये जो ब्रेन का मैसेज या जो सीएनएस का मैसेज है, ये आपके हाथों तक कौन लेकर आएगा? मोटर न्यूरॉन। या उसके अलावा डिफरेंट इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स भी जो हैं, वो आपकी यही मोटर न्यूरॉन के जरिए हो रही होती हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जरा इंटर न्यूरॉन की। सो बेसिकली इंटर न्यूरॉन क्या है? देखो, सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज आया। अब इस सेंसरी न्यूरॉन से आने वाले मैसेज को क्या करना है? इस पे कोई डिसीजन लेना है। तो वो डिसीजन कौन लेगा? इंटर न्यूरॉन। सो बेसिकली these neuron act as a mediator between sensory neuron and motor neuron and the central nervous system. अब इनका काम क्या है? इनका काम है एसोसिएशन का, मीडिएटर का, कि सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे, उसको प्रोसेस करके उस पे एक रिस्पॉन्स लेंगे, और फिर वो भेजेंगे मोटर न्यूरॉन के पास। सो बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल्स। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जरा नेक्स्ट टॉपिक की। यहां पे आके हमारा न्यूरॉन वाला टॉपिक हो गया एंड। अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। अच्छा, अब इस रिफ्लेक्स एक्शन को जरा समझना, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? देखो, आपने आपने फॉर एग्जाम्पल किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, खुद ब खुद, मतलब आप नहीं चाहते थे लगाना, लेकिन गलती से लेके हाथ। अब क्या हुआ? जैसे ही आपने गर्म चीज को हाथ लगाया, फौरन वहां से हाथ हटा। क्या आपने हटाया खुद जानबूझ के? सोचा कि हटाओ, फिर हटा? नहीं, खुद ब खुद हट गया, और बहुत जल्दी हटा। जैसे ही आपने गर्म चीज को हाथ लगाया, वैसे ही हाथ हट गया। सो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? इट्स अ इमीडिएट इट्स अ इमीडिएट, बहुत जल्दी हुआ। आपने सोच के किया? नहीं, खुद ब खुद हुआ, इनवॉलेंट्री। क्या है? रिस्पॉन्स। जब आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, तो रिस्पॉन्स है ना, किसके अगेंस्ट? उस स्टिमुलस के अगेंस्ट। तो डेफिनेशन क्या हुई? इट्स अ इमीडिएट इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिमुलस।
सिंपल। अच्छा, अब जरा सुनना मेरी बात गौर से। फॉर एग्जाम्पल, इस बंदे ने इस मोमबत्ती पे हाथ रखा, जानबूझ के नहीं, ऐसे ही रखा। अब हुआ क्या, इसकी स्किन पे मौजूद रिसेप्टर्स ने, थर्मो रिसेप्टर्स ने इसको डिटेक्ट किया, और इसको डिटेक्ट करने के बाद सेंसरी न्यूरॉन के जरिए इस मैसेज को भेज दिया सीएनएस में। कहां भेज दिया? सीएनएस में। तो सबसे पहले इस स्टिमुलस को डिटेक्ट किया रिसेप्टर ने, फिर ये इंफॉर्मेशन गई सेंसरी न्यूरॉन के जरिए, कहां? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद इंटर न्यूरॉन ने इस पे कोई डिसीजन लिया, और फिर उस डिसीजन को भेज दिया कहां पे? कहां पे? इफेक्टर के पास। किसके जरिए? मोटर न्यूरॉन के जरिए। सो अब आपसे क्या कह रहे हैं, ईच सेंसरी न्यूरॉन कन्वे अ सिग्नल from sensory receptor to a motor neuron, which in turn sending signals to the effector. The result is often a simple automatic response called a reflex or reflex action. अच्छा, यहां पे बड़ी एम्बिगुअस वे में लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है ये मैंने आपको बताया। अब देखो होता क्या है, होता क्या है कि अगर आप इस रिफ्लेक्स सेक्शन को देखो, भाई आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, सेंसरी न्यूरॉन ने इसका मैसेज भेजा कहाँ पे? सीएनएस पे। सीएनएस ने इस पे कोई डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद बेसिकली मोटर न्यूरॉन के जरिए इफेक्टर के पास आया, और इफेक्टर ने हाथ हटा लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन, तो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाता है? सबसे पहले आपके पास रिसेप्टर आ जाता है, जो क्या करेगा? इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा। उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज भेजेगा, उसके बाद इंटर न्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन जो क्या करेगा? बेसिकली इस पे कोई रिस्पांस जनरेट करेगा। उसके अलावा मोटर न्यूरॉन जो मैसेज को आगे लेकर जाएगा इफेक्टर के पास, और इफेक्टर अल्टीमेटली जो है वो फंक्शन करेगा। अब अगर आप देखो तो ये जो पूरा पाथवे है ना, कि भाई यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, इस पूरे पाथवे को ना, pathway along which the impulses are transmitted from a receptor to effector is called reflex action. रिसेप्टर से इफेक्टर तक जो इम्पल्सेस ट्रैवल कर रही है ना, ये भाई यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ गई सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से अल्टीमेटली इफेक्टर के पास। इस पूरे पाथवे को आपने क्या कहा? रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क का नाम दिया। अब सर what are the examples of the human reflexes या human reflex actions? नी जर्क। आप अगर आप अगर क्या करो, अपनी नी पे एक जिसे कहते हो रिफ्लेक्स हैमर मारो, तो अल्टीमेटली आपकी नी हल्की सी आगे बढ़ेगी। सो दिस इज रिफ्लेक्स अगेन, नी जर्क। उसके अलावा पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स। क्या हो, अगर आपको कोई चीज चुभे या कोई पेन हो, तो आप फौरन वहां से हाथ हटाते हो, या फौरन वहां से अपने आप को विड्रॉ करते हो। सो दिस इज पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स। अच्छा, अब होता क्या है, यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरा सुनना। होता यह है कि बेसिकली कुछ रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होते हैं जिनके अंदर रिसेप्टर डिटेक्ट करता है मैसेज को, यानी कि स्टिमुलस को। वो स्टिमुलस सेंसरी न्यूरॉन के जरिए जाता है सीएनएस में, और सीएनएस में मौजूद ये सेंसरी न्यूरॉन डायरेक्टली डायरेक्टली कम्युनिकेशन बना लेता है मोटर न्यूरॉन के साथ, बिना किसी इंटर न्यूरॉन के। सो यहां पे कोई इंटर न्यूरॉन नहीं होता। तो अगर आप बेसिकली देखो, भाई ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये आया और इसने फॉरेन सिग्नल जो है वो आगे दे दिया। ठीक है, यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे सिर्फ एक कनेक्शन बना। इस एक कनेक्शन को, यानी कि दो न्यूरॉन्स के दरमियान कनेक्शन को आप कहते हो साइनैप्स। इस पूरे रिफ्लेक्स सेक्शन के अंदर कितने साइनैप्स बने? एक। सो इट्स अ साइनैप्टिक मोनोसाइनैप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन। अच्छा, अब कुछ कुछ रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होते हैं
अब ये मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? जिसके अंदर कोई इंटरन्यूरॉन ना हो। इसकी क्लासिकल एग्जांपल है नी जर्क। नी जर्क जो है ना, ये एक मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन है। साइनेप्स से हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इट्स अ मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। जबकि पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स जो है ना, ये बेसिकली ये बेसिकली एक पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन है। क्या मतलब? अगर आप देखो तो ये था सेंसरी न्यूरॉन, ये मैसेज लेकर आया। अब यहां पे आपको क्या मिल रहा है? एक इंटर न्यूरॉन, और फिर इंटर न्यूरॉन आगे जो है वो मोटर न्यूरॉन के जरिए क्या भेज रहा है? मैसेज भेज रहा है। सो यहां पे आपको कितने साइनैप्स मिल रहे हैं? एक से ज्यादा साइनैप्स मिल रहे हैं। सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन। इट्स एन एग्जांपल ऑफ पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन। अब सवाल ये होता है कि पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स के अंदर ये इंटर न्यूरॉन क्यों है? बेसिकली पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स के अंदर आपने सिर्फ वहां से हाथ हटाना नहीं है, बल्कि आपने ऊपर ब्रेन को भी बताना है कि यहाँ पे आपने किसी गर्म चीज को छुआ है। तो ये इंटर न्यूरॉन आगे ऊपर मैसेज भेजने में भी हेल्प करेगा। सो आपसे कह रहा है द पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स यूज वन न्यूरॉन ऑफ ईच टाइप, यानी कि तीनों न्यूरॉन को यूज करेगा, सेंसरी को भी, मोटर को भी, इंटर न्यूरॉन को। Reflexes of this sort do not require the interneuron, although we know other pathway inform the brain of the pricked fingers, ठीक है। आमतौर पे कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर किसी इंटर न्यूरॉन की जरूरत नहीं होती। नीचे की इसकी क्लासिकल एग्जांपल मौजूद है। अच्छा, उसके अलावा ये जो प्रिक्ड फिंगर यानी कि पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स है, ये मैंने आपको बेसिकली बता दिया। इट्स अ पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारा न्यूरॉन और रिफ्लेक्स एक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।